है वो है भाई तारानंद वियोगी। तारानंद वियोगी जी को भी आप सभी जानते हैं, मैथिली साहित्य में, हिंदी साहित्य में और बहुत सारी चीज़ों में समान भाव से बोलते हैं। संस्कृत में बहुत ही इनका अधिकार है और मंडन पर जो मिथकीय संसार का निर्माण किया गया है, उस मिथक में जो डस्ट है उसको जो झाड़ने का, उसको साफ करने का, उसको जो प्रांजल बनाने का, ट्रांसपेरेंट बनाने का, दूध को दूध और पानी को पानी बनाने का, क्षीर नीर संभाव को व्यक्त करने की जो इनकी भूमिका रही है वो काबिल तारीफ है। तो उनसे बात करेंगे, लाभान्वित करें भाई तारानंद वियोगी। धन्यवाद कैलाश जी। डॉक्टर नवीन ने बहुत सारी बातें कही और बहुत वाजिब बातें कही। एक प्रश्न ये उठता है कि माधवाचार्य ने जो एक किताब लिखी है शंकर दिग्विजय, ये माधवाचार्य आखिर थे कौन? इस पर भी विद्वानों ने बहुत सारा काम किया। माधवाचार्य को 14वीं शताब्दी का माना गया है। उन्होंने क्या है ना कि भारतीय परंपरा में एक बात यह है कि जो बात जितनी पुरानी होती है तो उसकी मान्यता उतनी ज्यादा दी जाती है। तो लगे हाथों उन्होंने, माधवाचार्य ने यह भी लिख दिया कि भाई हम तो जो ये लिख रहे हैं, चूंकि 600 वर्ष के बाद वो लिख रहे थे। 8वीं शताब्दी 7वीं शताब्दी में शंकराचार्य हुए और 14वीं शताब्दी में मैंने 600 वर्ष कम से कम आगे जाकर, तो साहब 150 वर्ष में तो आप जान ही रहे हैं कि लोगों को सही सही बात पता नहीं चलती है। गांधी जी के जीते जी कितनी किंवदंतियां बन गई कि अंग्रेजों ने उनको जलते हुए तेल में डाल दिया तो उनको हाथी से रौंदवा दिया और वो राम राम करते हुए निकल गए। ये सब गांधी जी के जीते जी ये किंवदंतियां बन गई थी। तो जो शंकराचार्य 7वीं 8वीं शताब्दी में होके मर गए, तो उनके 600 वर्ष के बाद अगर उनकी कोई जीवनी लिखे तो दरअसल वो जीवनी है ही नहीं, वो एक पुराण है। पुराण लिखने की अपने यहाँ परंपरा है और पुराण बाद को भी लिखे गए और आज भी लिखे जा रहे हैं। नरेंद्र कोहली का कोई भी उपन्यास आप ले लीजिए और उसका अगर संस्कृत अनुष्टुप छंद में अनुवाद करवा लीजिए तो मुझे लगता है कि किसी भी पुराण पर वो भारी पड़ेगा। तो वो तो आज भी लिखा जा रहा है। तो सवाल है कि वो माधवाचार्य थे कौन? तो माधवाचार्य की पहचान की गई कि वो सायन के भाई थे। सायनाचार्य जो वेदों के भाष्यकर्ता के रूप में उनकी बड़ी ख्याति है, उनके वो भाई थे और विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। बाद को वो उनके मंत्री भी बने थे विजयनगर साम्राज्य के, और आगे जाकर तो वो श्रृंगेरी मठ के मठाधीश बन गए। और पहले वो श्रद्धा रखने वाले भक्त रहे होंगे, बाद में वो मठाधीश बन गए, तो उनका नाम विद्यारण्य पड़ा। अब मजे की बात मैं आपको सुनाता हूँ कि शंकर दिग्विजय का लेखक माधवाचार्य है, विद्यारण्य ने। नवीन जी ने बहुत क्लियर इसको किया। मगर विद्यारण्य ने कुछ और किताबें लिखी, गंभीर किताबें लिखी, माने शास्त्र की, वेदांत अद्वैत पर उनकी किताबें हैं। एक उनकी किताब है विवरण प्रमेय संग्रह। आपको आश्चर्य लगेगा कि उसमें उन्होंने मंडन मिश्र का जिक्र किया है और मंडन मिश्र का जिक्र किया है कि वेदांती हैं, अद्वैत वेदांती हैं और शंकराचार्य से इतर संप्रदाय के वो अद्वैत वेदांती हैं। इस रूप में उन्होंने उनका जिक्र किया है। मजे की बात है कि उनको ये पता नहीं है कि मंडन मिश्र मीमांसक थे। और आपने प्रवाद और यथार्थ विषय रखा है, तो मंडन मिश्र के बारे में जो सबसे प्रचलित प्रवाद है वो प्रवाद ये है कि वो मीमांसक थे। अब लीजिए भाई, झंझट तो यहीं से शुरू होता है। और विद्यारण्य स्वामी को, विवरण प्रमेय संग्रह के लेखक को, ये पता नहीं है कि वो मीमांसक भी थे या उन्होंने मीमांसा में भी कुछ काम किया था। तो लोगों ने ये निर्णय लिया कि भाई ये नहीं, वो आदमी नहीं था जो माधवाचार्य बाद को विद्यारण्य स्वामी बना और श्रृंगेरी मठ का मठाधीश बना।
तो वो आदमी शंकर दिग्विजय का राइटर नहीं था। तो लोगों ने खोज करना शुरू किया, बहुत काम हुआ है शंकराचार्य पर। और तो अब मंडन मिश्र पर तो क्या काम होगा, शंकराचार्य पर काम हुआ तो उसी के बहाने जो है मंडन मिश्र भी पिछलगुआ बन के चलते चले गए। तो ये नियति होती है। तो मिथिला में जन्म उनका हुआ था, तो मैंने एक कविता लिखी है, मैथिली में वो कविता है, मंडन मिश्र ही उसका शीर्षक है। और उस कविता में मैंने ये वो प्रलय रहस्य मेरा संग्रह है, उसमें वो संकलित है। उसमें है कि आज अगर आप लोगों को बताइए कि भाई तुम्हारी जमात में एक मंडन मिश्र भी हुए, तो लोगों को यकीन नहीं होता है। उनको लगता है कि वही पिछलगुआ बने रहने में ही उनका ये है, कि जैसे कि बकरी को अगर बताइए कि तुम्हारे खानदान में कोई शेर भी कभी पैदा हुआ था, तो वो भरोसा नहीं उसको होता है। तो मतलब मैथिलों को आज भरोसा नहीं होगा कि मंडन मिश्र उनके यहाँ पैदा हुए थे। और आपको आश्चर्य लगेगा कि राहुल संकेतियानी ने ये लिखा है। तो क्या बात वाचस्पति है। मित्र के बारे में हम लोग कहते हैं, हम लोग क्या मतलब युगों से, शताब्दियों से ये कहा जाता रहा है कि विद्या वाचस्पति समो विद्वान न भूतो न भविष्यति। लेकिन आप जानते हैं कि राहुल सांकेतिया ने लिखा कि शंकराचार्य जो आज इतने बड़े दिखाई पड़ते हैं ना, वो इसीलिए दिखाई पड़ते हैं कि वाचस्पति मिश्र ने उन्हें अपने कंधे पर बिठा रखा। ये महापंडित राहुल सांकेतिया के लिखे हुए शब्द हैं कि वाचस्पति मिश्र ने अपने कंधे पर बिठा रखा है। तो भाई आप लीजिए कि आपकी जो मतलब वास्तविक औकात है, तो एक बड़े आदमी ने आपको कंधे पर बिठा लिया है, तो आप बड़े हो जाएंगे। तो और राहुल संकेतिया ने ये लिखा है कि अब शंकराचार्य को छद्म बौद्ध भी कहते हैं। तो खैर ये तो एक बात हुई। लेकिन जिस वाचस्पति के बारे में हम कहते हैं कि वाचस्पति समो विद्वान न भूतो न भविष्यति, आपको पता है कि शंकराचार्य के भाष्य पर उन्होंने टीका लिखी थी भामती, और उसके पहले उन्होंने मंडन मिश्र के ब्रह्म सिद्धि पर टीका लिखी थी। और भामती आज उपलब्ध है, और भामती का यश चारों तरफ फैला हुआ है, उस पर पूरा शंकराचार्य का यश टिका हुआ है। लेकिन मंडन मिश्र पर जो उन्होंने किताब लिखी थी, वो किताब कहीं नहीं मिली है, आज तक नहीं मिली। वो लुप्त हो गई। तो वो लुप्त हो गई या लुप्त कर दी गई, संगठनबद्ध अगर हम करेंगे, मतलब एक मठ परंपरा के अंतर्गत यदि धर्म को, दर्शन को हम संगठनबद्ध करेंगे, तो उसके कुछ अनिवार्य परिणाम होते हैं। तो वो अनिवार्य परिणाम जो है वो हमको दिखाई पड़ते हैं। तो मैं आपको कह रहा हूं कि जिस वाचस्पति मिश्र ने भामती जैसी किताब लिखी शंकराचार्य को बड़ा करने के लिए, तो उसमें आप देखेंगे क्या कि बहुत सारे ऐसे स्थल हैं कि जहां पर कि डिफर करते हैं वाचस्पति डिफर करते हैं शंकराचार्य से। शंकराचार्य पर ही वो लिख रहे हैं, मगर वो डिफर करते हैं। और जहां जहां वो डिफर करते हैं, तो वो कोट करते हैं मंडन मिश्र को, और ये कहते हैं कि ये वास्तविक बात है, पते की बात ये है, होना ऐसा चाहिए। और वो मतलब मंडन मिश्र इस प्रकार से वाचस्पति में घुले हुए। तो इस बात को पकड़ते हैं ये आचार्य शंकर के अनुयायी गण, और वो कहते हैं कि भाई तो जिसके बारे में हम लोग बोलते हैं कि वाचस्पति समो विद्वान न भूतो न भविष्यति, उनके बारे में वो लोग बोलते हैं कि वाचस्पति मंडन पृष्ठयायी, कि भाई वाचस्पति कौन है, वो तो मंडन मिश्र का पिछलगुआ है। अब जिस वाचस्पति के बारे में ये कहा जाता है कि वो मंडन मिश्र का पिछलगुआ है, और उस मंडन मिश्र के बारे में आपको ये प्रभात की बात आप करना चाह रहे थे कैलाश जी, मैं आपको याद दिलाऊं कि ये एक प्रवाद है कि भाई मंडन मिश्र की तो पूरी औकात इसी बात पर टिकी हुई है कि वो शंकराचार्य के शिष्य बने रहे, वरना उनके पास क्या बचेगा। अरे उन्होंने 6 प्रकरण ग्रंथ लिखे भाई, 6 प्रकरण ग्रंथ। और प्रकरण ग्रंथ ऐसे होते हैं ना कि वो जो मौलिक सिद्धांत जो लिखे जाते हैं, वो कोई भाष्य और टीका और वार्तिक और ये सब चीजें नहीं। प्रकरण ग्रंथ वो होते हैं जो सैद्धांतिक लेखन होता है। और एक प्रवाद तो ये है कि तो भाई मंडन मिश्र जो थे, तो वो उनसे हार गए, शंकराचार्य से दोनों में शास्त्रार्थ हुआ,
और ये उनके शिष्य बन गए, सुरेश्वराचार्य बन गए। अब आप देखें कि मंडन मिश्र हुए थे 7वीं-8वीं शताब्दी में, और माधवाचार्य की जो पहचान हुई, मैं बीच में ये जोड़ दूं तो माधव भट्ट एक कोई बंधु हुए 17वीं शताब्दी में। और माधवाचार्य की जब आप शंकर दिग्विजय देखेंगे तो उसमें उनको मतलब इतने वो आत्मविभोर हैं, आत्मलिप्सा से बने ग्रस्त हैं कि वो खुद अपने से अपने को अभिनव कालिदास की उपाधि प्रदान करते हैं कि इतनी अच्छी कविता उन्होंने लिखी। तो भाई ये तो मतलब उनको ये नहीं करना चाहिए, इतनी ज्यादा मतलब आत्ममुग्धता अच्छी नहीं है, मगर ये मानना पड़ेगा कि वो बहुत अच्छे कवि थे। अब जैसे देखिए आप, एक कलाकारी उनकी मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या करते हैं। वो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मंडन मिश्र और सुरेश्वराचार्य एक ही आदमी थे, या मंडन मिश्र और जो ये दूसरे थे विष्णु, वो एक ही आदमी थे। वो क्या करते हैं ना कि वर्णन करते चलते हैं, और वो कहीं कभी मंडन मिश्र कहते हैं, कभी उसी आदमी को विश्वरूप कहते हैं, कभी उसी आदमी को सुरेश्वर कहते हैं। कलाकारी देखिए, एक प्रबंध काव्य का रचनाकार अगर वो अपने पूरी किताब के दौरान ये कहता जाए तो उसको क्या अलग से साबित करने की जरूरत पड़ेगी। दूसरी बात ये है कि मंडन मिश्र, आप शंकर दिग्विजय को अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि भाई पूरी दुनिया में, समूची दुनिया में उनका मतलब मध्यकालीन जो इतिहास बोध था लोगों के पास, तो दो ही चीजें उनके वो समझते थे, प्राचीन और अर्वाचीन। तो प्राचीनता की एक सीमा होती थी और अर्वाचीनता वहां से मैंने शुरुआत उसकी होती थी। तो अगर मान लिया जाए कि वो 14वीं शताब्दी में हुए तो वो 6ठी शताब्दी तक सो उनके लिए मतलब तो वो शंकराचार्य के हिसाब से अगर वो देखें तो वो ये अर्वाचीन उनके समय का। 14वीं शताब्दी से वो 11वीं शताब्दी तक, अभी नवीन जी बता रहे थे कि उन्होंने अभिनव गुप्त के साथ उनका ये दिखाया जो 11वीं शताब्दी में हुए, और उन्होंने दंडी के साथ उनका दिखाया जो 5वीं 6ठी शताब्दी में, और ये शंकराचार्य का उन्होंने साक्षात दिखाया। तो मतलब कि उनका जो समय बोध था वो उससे ग्रस्त था। तो बावजूद इसके लोगों ने ये कहा कि भाई वो 14वीं शताब्दी वाला आदमी था ही नहीं, वो 17वीं शताब्दी में जो एक माधव भट्ट नाम के कवि हुए थे। अब संस्कृत जानने वाले लोग पंकज मिश्र जी जानते होंगे माधव भट्ट को, बहुत मशहूर कवि हुए वो, और उनको अभिनव कालिदास की उपाधि मिली हुई थी। तो लोग संबंध जोड़ते हैं कि ये जो शंकर दिग्विजय नाम का जो पुराण है, ये पुराण उसको हमेशा आपको कहना पड़ेगा, भले ही आप उसके आधार पर कुछ भी कर लें, लेकिन उसको आपको मानना पड़ेगा पुराण की ही शैली में वो लिखा हुआ है, और वही उसका निहित उद्देश्य है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक तटस्थ कृति नहीं है, वो मतलब अपने गुरु को दिग्विजयी साबित करने की महान मैंने सदिच्छा के वशीभूत होकर सो उस किताब की रचना की गई। ये बातें। अब एक प्रवाद ये है कि मंडन मिश्र जो थे वही सुरेश्वराचार्य हुए। तो इस पर गोविंद चंद्र पांडे बहुत प्रख्यात विद्वान हुए हैं, बहुत सारे शंकराचार्य पर तो उन्होंने कई किताबें लिखी हैं, और बहुत मोटी मोटी किताबें लिखी हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मेरा ख्याल है कि संभवतः समाजशास्त्र इतिहास के वो व्यक्ति थे। उनके दर्शन का सौभाग्य मुझे नहीं कभी मिला, मगर उनकी किताबें मैंने पढ़ी। तो गोविंद चंद्र पांडे भारतीय संस्कृति पर और इसके दर्शन पर बहुत जोरदार उन्होंने काम किया है। उन्होंने शंकराचार्य पर काम करते हुए ये देखा, ये पाया कि भाई शंकर दिग्विजय तो एक किताब है, और इस परंपरा में विजय ग्रंथों की एक परंपरा चल निकली है। 1 दर्जन के करीब जो है विजय ग्रंथ इसके बाद लिखे गए, दूसरे लिखे गए। अब मजे की बात यह है कि 4 मठ कहते हैं कि शंकराचार्य ने निर्मित किए भारत के 4 विभिन्न भागों में, और हर मठ के पास अपना अपना विजय ग्रंथ है, और उसमें पाक भिन्नता है।
ज्यादातर लोगों ने के पाठ में वही श्लोक दोहराए गए हैं। और ज्यादातर ये गोविंद चंद्र पांडे का मैं अध्ययन आपको बता रहा हूँ। और वो ज्यादातर मठ जो है श्रृंगेरी वाले बोलते हैं कि अरे कांची के पास क्या रहेगा, कांची का जो विजय ग्रंथ है वो तो आधुनिक युग में लिखी हुई जालसाजी है। और फिर वो उनको बोलते हैं। और ये मामला कोर्ट तक गया है, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया है कि भाई वो जो है ये आपस में लड़ रहे हैं ये लोग। तो आपस में ये लोग इस तरह से लड़ते रहे हैं कि भाई वो जो विवरण दे रहा है। और जो इनकी क्रोनोलॉजी अगर आप देखिए कि शंकराचार्य कब हुए थे, तो शायद आपको पता चलेगा कि ब्रह्मसूत्र पहले लिखा गया कि ब्रह्मसूत्र भाष्य पहले लिखा गया। तो ये आपके लिए निर्णय करना एक मुश्किल हो जाएगा। मतलब कि एक परंपरा, मतलब वो जो परंपरा है ना, वो माने अंधभक्ति की परंपरा, तो वो ब्रह्मसूत्र के भी पहले शायद शंकराचार्य का आविर्भाव बताया जाता है। तो ये सारी तो अपनी समस्याएं हैं। तो ये इनका कहना है, गोविंद चंद्र पांडे ने ये लिखा है कि 4 मठों की स्थापना और उनके संरक्षण में रखे हुए विजय ग्रंथों के संदर्भ में जब वो विचार करते होते हैं, तो पांडे जी लिखते हैं कि भाई कई बार तो ऐसे मोड़ पर एक अध्येता आ खड़ा होता है कि 14वीं 15वीं शताब्दी से पहले कोई मठ स्थापित नहीं किया गया था। और आप देखेंगे कि एक तरफ तो 32 साल की आयु में शंकराचार्य मर गए, लेकिन शंकराचार्य के नाम पर जो 200 के करीब जो किताबें गिनाई जाती हैं कि जो उनकी लिखी हुई रचनाएं हैं, उसमें आप देखेंगे कि भगवती के स्तोत्र में वो कहते हैं कि मेरा तो 85 वर्ष उम्र हो गया, अब तुम मुझ पे दया नहीं करोगी तो कब करोगी। तो इतना बड़ा झूठ शंकराचार्य बोलेंगे माँ के साथ। तो तय बात है कि बहुत सारी मिलावटें हुई हैं। तो जाते जाते बात यहां तक चली गई है कि कोई मठ ही नहीं था 14वीं 15वीं शताब्दी के पहले। और ये सारे मठ जो है वो मतलब मध्यकालीन, मतलब ये मतलब उत्तर मध्यकालीन। और विजय ग्रंथों को तो वो कहते हैं कि अब आप देखेंगे कि इस सारे अध्ययन की शुरुआत जो होती है वो 1922 ईस्वी से होती है। 1922 में जर्नल ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल में प्रोफेसर हिरियन्ना का एक लेख छपा था। और वो फिर मेरा ख्याल है कि 23 के जून में छपा था। और फिर उसका दूसरा खंड 24 के जनवरी में छपा था। उसमें हिरियन्ना साहब ने कुछ पते की बातें बताई। आप गौर करें कि तब तक एस एन दासगुप्ता ने हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलॉसफी नहीं लिखा था। तब तक इनको कुप्पू स्वामी शास्त्री को ब्रह्म सिद्धि की पांडुलिपि तो जरूर मिल गई थी, लेकिन उसका वो अध्ययन ही कर रहे थे। अब ब्रह्मसूत्र का प्रकाशन अभी तक नहीं हुआ था। और उस समय में प्रोफेसर हिरियन्ना ने जो चीजें लिखी, तो उसमें उन्होंने 3-4 चीजें लिखी थी। तो उसमें कुछ बातें अगर मतलब तो कितनी बात कही जाए, मेरा ख्याल है कि हम लोग पढ़ते लिखते तो हैं नहीं, पढ़ने लिखने से तो मतलब है नहीं। और भाई आप ज्ञान का रास्ता और भक्ति का रास्ता वो तो परस्पर विरुद्ध रहा है, लेकिन भक्ति का काल तो कब का बीत गया। अब तो मतलब समझिए कि ज्ञान का काल भी बीतने जा रहा है। अब तो मैंने धर्म के मामला में तो अब नैतिकता का काल है। अब तो मतलब क्या चीज प्रधान है, उपासना प्रधान धर्म, भक्ति प्रधान धर्म, ज्ञान प्रधान धर्म। तो अब तो आधुनिक, अब जो उत्तर आधुनिक युग है वो तो नैतिकता प्रधान धर्म का ये युग है। तो इस स्थिति में भी अगर हम ज्ञान की तरफ नहीं देखेंगे, और मैं बड़ा चकित होता हूँ कि मैंने अपने हिसाब से मतलब काफी कुछ हम लोगों ने, विद्यार्थी था मैं तो संस्कृत पढ़ता था, संस्कृत का विद्यार्थी था, और बड़े योग्य गुरुओं का आशीर्वाद पाने का सौभाग्य मिला है मुझे। तो हम लोगों ने एक संस्था कायम की थी अपने गांव में, मंडन संतति। और मंडन संतति नाम से हम लोगों ने वो किताबें जिसकी चर्चा डॉक्टर नवीन कर रहे थे, कि हम लोगों ने किताब छपाई थी उन दिनों। ये मैं 90 की दशक की बात आपको कह रहा हूँ, कि मंडन मिश्र और उनका अद्वैत वेदांत। ये सिलसिला आगे कुछ चलता रहा, और 2013 में वो मेरी किताब जो है मंडन मिश्र मिथक और यथार्थ, इस नाम से मैथिली अकादमी ने प्रकाशित किया। अब इतनी सारी बातें आई हैं कि अब मतलब कितनी बात कही जाए। और एक संगोष्ठी में जहां पर भी कई विद्वान अपनी अपनी बातें कहेंगे, तो मतलब ये बात है कि हम उसको पढ़ें, हमको थोड़ी जिज्ञासा हो, थोड़ी उत्सुकता हो। और प्रवादों के उलझावे में
आकर मतलब हम अगर उन तमाम चीजों को जो कि हमारी अस्मिता से जुड़ी हुई चीजें हैं, वो हम थे, वास्तव में मंडन मिश्र हमारे बीच पैदा हुए थे। अब आप स्थितियां देखेंगे तो आप पाएंगे कि मतलब हमारे यहाँ से लोग पैदा हुए हैं और ये एक मतलब ये कि निरंतरता बनी रही है। मंडन मिश्र को आप देखिए कि 7वीं 8वीं शताब्दी में पैदा हुआ वो आदमी, और वो 6 किताबें लिखता है और सैद्धांतिकी की किताबें लिखता है। जिस भी विषय पर उन्होंने किताब लिखी, सैद्धांतिकी की किताब लिखी। और उनके 500-600 वर्ष के बाद मधुसूदन सरस्वती हुए, जिन्होंने ये लिखा कि भाई तो उनका वो श्लोक है कि मतलब ये सारी सिद्धियां तो पहले से लिखी जा चुकी हैं, अब मैं ये सिद्धि लिख रहा हूँ। और उन्होंने बड़े माने, जबकि वो उनके थे अनुयायी, माने शंकर मत के थे अनुयायी, लेकिन उन्होंने श्रद्धा से ये कहा कि मतलब उनका जो अद्वैत है ना, वो भावाद्वैत, और मतलब अपने को ये अलग करने के लिए। अब जैसे आप देखें कि ये कहते हैं कि वो हार गए और वो सुरेश्वर बन गए, तो सुरेश्वर और मंडन मिश्र की किताबें आपने पढ़ी हैं? आप दोनों को पढ़ें। ये वैसे ही बात हो गई कि जैसे कि आप फणीश्वरनाथ रेणु के लिखे हुए की तुलना सो आप किसी मतलब नए लेखक की किताब से करें और ये कहें कि मतलब ये मैंने फणीश्वरनाथ रेणु ही थे, मैंने उन्हीं का ये नाम था, मतलब फणीश्वरनाथ रेणु ही तारानंद वियोगी थे। मैं ये उदाहरण आपको मैं दे रहा हूँ। ये थोड़ी होता है भाई कि फणीश्वर नाथ रेणु तो अपनी शैली से पहचान लिए जाएंगे। वो चीजें जो लिखते हैं और जो पारदर्शिता उनकी भाषा में है, उनकी शैली में है, और जो वजनदार उनके तथ्य होते हैं, और मैंने थोड़े से शब्दों में जिस प्रकार से वो बातों को रख दे पाते हैं, तो वो चीजें ये सुरेश्वराचार्य कहाँ से लाएंगे? और आप देखेंगे कि वो मतलब सुरेश्वराचार्य के लिखे हुए बहुत सारी चीजें हैं, वो तो मतलब वो किताबें आप देखेंगे वो चीजें हैं, कल तक हमारे विद्वानों के पास नहीं थी वो चीजें। वो इस युग में हम लोगों ने उन चीजों को उपलब्ध किया और वो सामने लाने की कोशिश की है। अभी भी पंकज मिश्र जी की किताब आई है, और हम लोगों से पहले हम लोगों ने सहदेव झा से किताब लिखवाई थी, फिर बैद्यनाथ झा जी ने किताब लिखी, और भी कई किताबें आई, और संस्कृत और अंग्रेजी में भी किताबें आई। और मुझे मैंने अचरज होता है कि एलन राइट थ्रेसर वो इंग्लैंड के रहने वाले हैं, और वहां पर वो क्यूरेटर थे, वो लाइब्रेरियन थे, वो वहाँ के सरकार में एक लाइब्रेरी में। तो मैंने जब किताब मंडन संतति से प्रकाशित की थी तो उनका जिक्र किया था कि उनकी किताब का नाम है अद्वैत वेदांत ऑफ ब्रह्म सिद्धि। हाँ, ये देख सकते हैं, ये है थ्रेशर की किताब। तो हाँ, तो अद्वैत वेदांत ऑफ ब्रह्म सिद्धि, तो मैंने जिक्र किया अपनी किताब में। अब देखिए कि महिषी में हम लोग ये काम कर रहे हैं और नए लड़के मिल के काम कर रहे हैं, और पंडित सहदेव झा जो जीवन के अंतिम अवस्था में थे, और उनसे हम लोगों ने आग्रह करके लिखवाया, और उनके बेटे को तैयार किया कि वो उनसे डिक्टेशन लेते थे, और डिक्टेशन लेके वो मुझे डाक से भेजते थे, और मैं उसको प्रेस में देता था और संपादित करता था। इस तरह से वो किताबें लिखी गई। तो एलन राइट थ्रेसर का उसमें जिक्र आया, मैंने उसकी भूमिका लिखी थी। तो एलन राइट थ्रेसर के पास वो किताब पहुंची, और आज तो खैर दुनिया के तमाम लाइब्रेरियों में वो किताब है। तो एलन राइट थ्रेसर ने मुझे पत्र लिखा और इतने गदगद हुए कि आपने मेरा जिक्र उसमें किया। रे मैंने अब देखिए कि मतलब इतने मतलब उनको खुशी हो रही थी कि उन्होंने हमारा जिक्र किया, जबकि हम मैंने सौभाग्यशाली हैं कि एलन राइट थ्रेसर ने मंडन मिश्र पर काम किया। तो ऐसी ऐसी बातें होती हैं। सुरेश्वराचार्य और मंडन मिश्र एक हो ही नहीं सकते। आप देखेंगे कि सुरेश्वराचार्य ने अपनी किताबें लिखते हुए मंडन मिश्र का उल्लेख बार बार किया है, और मंडन मिश्र हैं कि उन्होंने शंकराचार्य के सिद्धांत तो जरूर लिखे हैं, केचित ऊंचू ऐसा करके उन्होंने शंकराचार्य को कोट किया है और उसका खंडन किया है। शंकराचार्य ने भी यही किया है, दोनों को पता है। तो हिरियन्ना साहब ने लिखा कि भाई देखो, इसमें अगर ये माया जाल को तोड़ना चाहते हो, विजय ग्रंथों के जाल से निकलना चाहते हो, तो एक रास्ता है। उन्होंने रास्ता सुझाया गुरुवंश काव्य। गुरुवंश काव्य आप देखेंगे कि श्रृंगेरी मठ की परंपरा में लिखा हुआ एक आधुनिक
वो 17वीं शताब्दी की लिखी हुई किताब है, काशी लक्ष्मण शास्त्री की लिखी हुई किताब है, 17वीं शताब्दी। उन्होंने कहा कि वो किताब एकमात्र किताब है कि जो मन तथ्यात्मक तरीके से बात करती है। अब 17वीं शताब्दी का वो समय था कि जब आधुनिकता का बहुत कुछ प्रसार भारतीय विद्वानों के बीच में हो चुका था। तो उसमें उन्होंने क्या किया कि वो 14 सर्गों की किताब है और उसका अभी तक एक ही भाग छपा है जिसमें 7 सर्ग ही आए हैं। और आपको ये जानकर आश्चर्य लगेगा कि ये जो माधवाचार्य का जो शंकर दिग्विजय है ना, ये भी श्रृंगेरी मठ का ही है और उसी श्रृंगेरी मठ का वो गुरुवंश काव्य भी है। तो गुरुवंश काव्य में केवल 3 सर्ग में शंकराचार्य की जीवनी समाप्त कर दी गई और उसके बाद गुरु परंपरा पर जो है वो बात करने लगे। विद्यारण्य पर भी एक लंबा चैप्टर चलता है जिसमें आप ये देखेंगे कि मैंने विद्यारण्य कभी शंकर दिग्विजय लिख सकते थे, मतलब इसका आपको स्पष्ट तक नहीं मिलेगा, ऐसा आप सोच भी नहीं सकते हैं। विद्यारण्य की वो हाइट वहां पे है। तो प्रोफेसर हिरियन्ना ने ये सुझाव दिया कि भाई आप देखो कि इस किताब को देखो और इस किताब के आधार पर अगर बात करो तो थोड़ी बात मतलब समझ में आने लायक बनती है। तो अब देखिए कि उस किताब में उन्होंने क्या बताया कि शंकराचार्य को जरूरत थी, अब वो तो एक नौजवान आदमी थे भाई, नौजवान आदमी थे, 17-18 साल के एक लड़के ने एक किताब लिखी है और उस किताब पर वो वार्तिक लिखाना चाहते हैं। वो उनकी यात्रा का उद्देश्य बहुत सीमित उद्देश्य है, अपनी किताब पर कोई वार्तिक लिख दे। तो वार्तिक लिख दे तो कोई सीनियर आदमी लिखे ना, तो कोई सीनियर आदमी से वार्तिक क्या होता है ना कि कहते हैं कि उक्ता नुक्त दुरुक्त चिंतना वार्तिकम, कि जो उसमें कहा गया है उसकी चिंतना, जो नहीं कहा जा सका है उसकी चिंतना, और जो चीजें अस्पष्ट रह गई हैं या आने से छूट गई हैं उसकी चिंतना। तो उक्त, अनुक्त और दुरुक्त ये तीनों की चिंतना जिसमें आती है उसको वार्तिक लिखाने के वो चक्कर में थे। इस चक्कर में जो है वो कुमारिल के पास पहुंचे थे, कुमारिल ने उनको मंडन मिश्र के पास भेज दिया। ये वर्षन है माधवाचार्य का। गुरुवंश काव्य का वर्षन है कि वो इस क्रम में जब वो कुमारिल भट्ट से निराश होकर वो यात्रा पर थे तो उनको विश्वरूप पंडित एक मिले, विश्वरूप मिश्र। अब देखिए कि विश्वरूप मिश्र का जो जिक्र करते हैं, शंकराचार्य वाले लोग भी जो विश्वरूप मिश्र का जिक्र करते हैं, मुझे उनका नाम, आनंदानुभव का नाम मुझे याद आता है कि जिन्होंने ये लिखा कि किंच प्रसिद्ध प्रभाव है विश्वरूप प्रभाकर मंडन वाचस्पति मिश्र शिष्टाग्रणी परिगृहित कथम वदेश मोहाभ्याम विनाप लाभ संभव। वो शंकराचार्य के आदमी हैं। अब थोड़े शताब्दियों के बाद की बात कर रहा हूं कि अब ये सब जो मिश्र महोदय हुए हैं मिथिला के, एलन राइट थ्रेसर कहते हैं कि भाई ये लोग जो मिश्र लोग हैं या फिर मंडन मिश्र ने जो अपने सिद्धांत लिखे हैं उस सिद्धांत के आधार पर अगर हम बात करें, अब देखिए कि एलन राइट थ्रेसर को कोई मतलब नहीं है कि मंडन मिश्र कहाँ के थे और कब हुए, कुछ नहीं, उनको तो ब्रह्म सिद्धि के सिद्धांतों पर बात करनी थी। और मगर उन्होंने लिखा है ये लाइन, खास तौर पर मार्केबल लाइन में आपको ध्यान में दिलाता हूं कि वो मैथिल छोड़कर कुछ हो ही नहीं सकते, ये उनका सिद्धांत बोलता है। और हम लोग भी बस यही बात कहते हैं भैया कि आप अब मंडन मिश्र के बारे में किंवदंतियों और दंत कथाओं की बात बहुत हो गई। अब आप उनकी किताबें हैं, उपलब्ध हैं, आप उसमें जो है परिश्रम कीजिए, उसमें विद्वान लोग जो है सो लगे और उसका अध्ययन अध्यापन की एक परंपरा चल निकले। और उसके आधार पर तो उन्होंने कहा कि आप इसको फूक कर उड़ा देंगे, नहीं उड़ा सकते हैं। शिष्टाग्रणी भी शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है, जबकि वो आदमी है शंकराचार्य। और इन्होंने मधुसूदन सरस्वती ने एक ये कहा है भाई मंडन मिश्र के मत को मत देखो क्योंकि उनका अलग संप्रदाय है। तो आप संप्रदाय अलग होना आप मामूली बात समझते हैं, संप्रदाय अलग होना, एक वेदांत का एक संप्रदाय मंडन मिश्र का अलग है, ये कहते हैं, मतलब उनके लोग माने शंकराचार्य के लोग कहते हैं और कुछ शताब्दियों बाद के लोग। तो मतलब है कि मिथिला की एक उन्नत परंपरा थी वेदांत दर्शन की, अद्वैत की, परिस्थितियों के दास बनकर और मतलब विजय जो जोश उनको था दिग्विजय करने का, तो मैथिलों को भी वही दिग्विजय का जोश था। तो किसका क्या भाई, आपको क्या है,
तो हमको बौद्धों को हराना है। तो बौद्धों को हराने के चक्कर में उन्होंने अपना अद्वैत वेदांत नाश कर लिया, अपना मतलब ये सब जो परंपराएं थी उनके यहाँ धर्म दर्शन की परंपराएं, उसको नाश कर लिया। और ये मैं न्याय, जो पढ़ने लिखने के नाम पर तमाम चीजें आ गई, न्याय, वो तर्क करो और तर्क करके उसको पराजित करो। तो तर्क करने की परंपरा उसके नाम पर जो है हावी होती चली गई। लेकिन समय तो कभी बैठा नहीं रहता है, समय तो माने पंख लगाकर उड़ता है। आप देखेंगे कि मतलब जो मिथिला कभी गुरु हुआ करती थी, बाद को वो बंगाल उसका गुरु हो गया। तो ये और बाद को तो मतलब वो सारी परंपरा लुप्त हो गई। तो आप मतलब इस तरह से मंडन मैंने मेरा ये आग्रह है कि हम लोग ये प्रभाव से मुक्त हों। और एक समस्या जरूर बचती है भारती की। भारती को लेके लोग बहुत मोहाविष्ट हैं, मोहाविष्ट हैं यूं कि सो साहब मतलब अगर हम ये नहीं मानते हैं कि मंडन और शंकर में शास्त्रार्थ हुआ, तो फिर ये भी तो हमको नहीं मानना पड़ेगा कि भारती ने शास्त्रार्थ में मध्यस्थता की थी और भारती ने उनसे काम शास्त्र का प्रश्न पूछा था। तो भैया इस बारे में जो मतलब विद्वानों ने जो अध्ययन किया है, क्या पाया है? पाया ये है कि आखिर में उनको समस्या क्यों पड़ी, मतलब दिग्विजय ग्रंथों की समस्या क्यों पड़ी। दरअसल हुआ ये कि अद्वैत के बदले में द्वैत वेदांत का जो है, द्वैतवाद का उधर ही उन्हीं के इलाके में, शंकराचार्य के इलाके में ही थोड़े ही दिनों के बाद रामानुज वगैरह आके उन्होंने पकड़ के दुमच दिया। और जो परंपरा से शंकराचार्य को सर्वज्ञ माना जाता था, उनकी सर्वज्ञता पर दावे होने लगे कि वो सर्वज्ञ नहीं थे। तो सर्वज्ञ नहीं थे तो मतलब प्रश्न ये आगे तंत्र का आ गया, शैव दर्शन का। जानते हैं, जानने वाले लोग जानते हैं कि दक्षिण में शैव दर्शन कितना फूला फला, मिथिला में ही वो तंत्र दर्शन आ गया। तो मतलब जब दुनिया बदल गई और धर्म दर्शन के सारे आयाम बदल गए, तो फिर शंकराचार्य पर ये खतरा मंडराने लगा। आप समस्या ये है कि जब आप संघबद्ध होते हैं, संगठन है आपके पास, सत्ता है आपके पास, आपके मठ हैं बने हुए, तब तो आप बचाने की कोशिश करेंगे ना। तो आप ये गलत करते हैं, आप जाली किताबें लिखवाते हैं और उन किताबों के आधार पर, उन किताबों के आधार पर उन्होंने ये प्रमाणित किया कि अब सबसे सवाल ये था कि तंत्र शास्त्र के जमाने में और शैव दर्शन के जमाने में एक मुद्दे की बात बन गई थी काम शास्त्र का ज्ञान, कि काम शास्त्र का ये अगर शंकराचार्य सर्वज्ञ थे तो काम शास्त्र का ज्ञान उनको था। अब देखिए कि माधवाचार्य ने क्या किया है ना, अपनी किताब का अनुपात खराब कर लिया है महाराज। इतने अच्छे वो कवि थे, लेकिन आप देखेंगे कि अनुपात खराब कर लिया है। समूची दुनिया के दार्शनिकों को शंकराचार्य ने पराजित किया, उसमें से एक मंडन मिश्र भी थे। लेकिन आप उस किताब को देखिएगा तो आपको कदाचित पाएंगे आप कि शंकराचार्य का जितने पन्नों में वर्णन हुआ है ना, उससे थोड़ा ही कम शायद मंडन मिश्र का वर्णन हुआ है। अब बाकी लोग निपटा दिए गए हैं 2-4 लाइनों में। ऐसे होता है, अनुपात खराब कर लिया है मैंने मंडन मिश्र का कद ऊंचा करने में, कि इतने ऊंचे आदमी को तब अंत में जाकर वो कहते हैं कि मतलब कभी वो विश्वरूप थे, कभी ये थे, कभी वो थे। और सर्वज्ञ साबित करने के लिए आप सर्वज्ञ पीठाधिरोधन जो शंकराचार्य ने किया, तो एक परंपरा कहती है कि वो कश्मीर में उन्होंने किया। अब कश्मीर के बारे में ये देखिए कि शारदा पीठ वहां था। अब उसमें कहानी आती है कि ये भारती जो थी, तो ये भारती सरस्वती का अवतार थी और धरती पर वो पैदा क्यों हुई, तो इसकी कहानी भी उसमें मिली हुई है कि दुर्वासा कभी वो स्वर्ग में थी और ब्रह्मा के दरबार में वेद पाठ हो रहा था, तो दुर्वासा को गुस्सा आ गया, तो उस गुस्से में उनसे जो ऋचा का उच्चारण था उसमें उच्चारण दोष आ गया, तो इनको जो है सरस्वती को हंसी लग गई। तो इस पर दुर्वासा ने उनको श्राप दे दिया कि तुमको धरती पर जाके पैदा होना पड़ेगा। तो अब भाई कि अब सरस्वती ब्रह्मा का अवतार मंडन मिश्र बने, तो सरस्वती को भारती का अवतार लेना पड़ा। तो ये सारा जो माथापच्ची है ना, वो केवल इस बात के लिए है कि उनकी सर्वज्ञता प्रमाणित किया जाए। और वो भूल गए कि मतलब वो कितना ठीक कहा डॉक्टर नवीन ने कि वो तो जब मतलब सर्वज्ञ थे और उस अवस्था में भी वो मतलब भले ही वो भूल गए हों, और उसमें आप देखेंगे कि मच्छंदर नाथ की पूरी कहानी का नकल उसमें किया है कि किस तरह से शंकराचार्य लिप्त हो गए उन 100 रानियों में जो अमरुक की रानियां थी। तो बावजूद इसके कि आप उनका धर्म भ्रष्ट होना, तो इसको आप कहेंगे ही ना।
तो ये सारी चीजें जो हैं सो बहुत हुआ। अब हम लोगों को चाहिए कि हम लोग कायदे से सो ये करें, और भारतीय के बारे में हमको थोड़ा प्राउड होकर सोचना पड़ेगा कि मतलब कि जब हम मंडन मिश्र की किताबें हैं तो भाई शिव पुराण में शिव को सबसे बड़ा बताया गया है, विष्णु पुराण में विष्णु को सबसे बड़ा बताया गया है, लेकिन शिव की लिखी हुई कोई किताब नहीं मिलती ना, विष्णु की लिखी हुई कोई किताब नहीं मिलती ना। तो ये शंकर पुराण है और शंकर के को इसमें सबसे बड़ा बताया गया है, लेकिन मंडन मिश्र की लिखी हुई किताब है। तो अब जब लिखतन के आगे वक्तन क्या, ये बात हम लोग कहते हैं, और ये इसी बात को हम लोग लिख कर भी कहते हैं, बोल कर भी कहते हैं, और आपके मन से भी यही बात मैं आग्रह करना चाहूंगा। धन्यवाद, इतना अवसर आपने मुझे दिया और आप लोगों ने सुना धैर्यपूर्वक, तो आभार।